हथेली के प्रकार और भाग। छोटी बड़ी होली और हाथ का छोटा बड़ा होना बहुत कुछ व्यक्ति को अपनी शारीरिक लंबाई पर निर्भर होता है। लंबे व्यक्ति के हाथ भी सामान्यतः लंबे ही होते हैं। अतः प्रायः उन लोगों की रुचि प्रवृत्ति दार्शनिकता की ओर रहती है। वे कुछ फिलोसफराना अंदाज वाले होते हैं, जबकि छोटे कद वालों के हाथ भी अक्सर छोटे होते हैं। अतः आमतौर पर उनमें चुस्ती, चालाकी, साहस व कर्मठता अधिक देखी जाती है। उनकी रुचि राजनीति, क्रांति, विद्रोह व उद्दंडता आदि में देखी जाती है। ये लोग मेहनती होते हैं या शारीरिक श्रम वाले कार्य बेहतर कर सकते हैं, किंतु या तो कल्पनाएं अधिक करते हैं या सोच विचार में फंसे रहते हैं, जिससे इनको निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और प्रायः सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते। जबकि लंबे कद व लंबे हाथ वाले प्रायः मानसिक या बौद्धिक श्रम बेहतर कर पाते हैं। अक्सर उचित समय पर उचित निर्णय लेने और अपने कार्यों को समय से पूर्ण कर लेने वाले होते हैं। हथेली की लंबाई के अलावा उसकी गहराई और मांसलता आदि अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके लिए व्यक्ति का कद उत्तरदायी नहीं होता। लोकमान्यता या कहावत के अनुसार सिर बड़े सरदारों के, पैर बड़े गंवारों के, सिर या माथा बड़ा होना बुद्धिमत्ता, पैरों का बड़ा होना अभद्रता या उजड्डूता का प्रतीक होता है, जबकि हाथ बड़े होना सौभाग्य का और हाथ छोटे होना अल्पभाग्य का, बड़े हाथ बड़े भाग, लक्षण माना जाता है। किसी हद तक यह बात ठीक भी है, परंतु कुंडली हो, हस्तरेखा हो या शारीरिक लक्षण विज्ञान हो, कभी भी केवल एक ही लक्षण के आधार पर निर्णय लेना बुद्धिमत्ता नहीं होती। साथ ही देश, काल, परिस्थिति और पात्र को भी दृष्टि में रखना चाहिए। उथली या गहरी हथेली को छोटी बड़ी के अलावा उसकी बनावट के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: गहरी, उथली और समतल हथेली। जब हथेली के मध्य भाग में गहराई अधिक हो तो उसे गहरी कहेंगे। गहराई कम हो किंतु हथेली भारी, गुदगुदी हो तो उसे उथली कहेंगे, जबकि हथेली चौड़ी हो और उसमें उतार चढ़ाव मान्य स्थिति में हो, कुछ चपटी या समान सी लगे, तो समतल कहेंगे। इन तीनों प्रकार की हथेलियों के अपने प्रभाव हैं, परंतु उंगली, अंगूठे व रेखाओं के जमाजोड़ से इनके प्रभावों में अत्यंत परिवर्तन हो जाता है। अतः मात्र इसी तथ्य को अंतिम न समझें। यदि हथेलियां समतल और चौड़ी हों तो व्यक्ति मिलनसार, उदार, समझदार या परिपक्व, कर्मशील, उत्साही, दयालु और धार्मिक होता है। उसमें सत्व गुण की अधिकता रहती है। वह सफल जीवन जीता है। जबकि हथेली भारी, मोटी, गुदगुदी, कोमल किंतु उथली हो तो व्यक्ति धनलोलुप, इंद्रियलोलुप, आरामतलब, भोगवादी, ईर्ष्यालु, क्रोधी, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, महत्वाकांक्षी व स्वार्थी होता है। अहं की मात्रा बढ़ी रहती है, जिसे यह स्वाभिमान समझ लेता है। इसलिए मिलनसारिता अपेक्षाकृत कम ही मिलती है और सफलता तथा आदर भी कम ही मिलते हैं या अधिक प्रयासों से मिल पाते हैं। ये रजोगुणी होता है। इसके विपरीत हथेली बहुत गहरी हो तो व्यक्ति प्रायः निर्धन और दुर्भाग्यशाली होता है। उसे संघर्ष या अभाव में अधिक समय गुजारना पड़ता है। फिर भी हथेली किस स्थान पर अधिक गहरी है, इस तथ्य से गहराई का फल काफी कुछ बदल जाता है। परंतु कुल मिलाकर जिस स्थान पर भी गहराई अधिक हो, उसी रेखा या क्षेत्र के फलों में कमी हो जाती है। जैसे हथेली जीवन रेखा के पास ज्यादा गहरी हो तो व्यक्ति निराशावादी होता है। पिता से अनबन, गृहस्थी दुखमय और परिस्थितियां अस्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन को ढोता है। उसके विचारों, प्रयासों और परिणामों में सही तालमेल नहीं रहता। यदि हथेली भाग्य रेखा के पास गहरी हो तो अभागा होता है। बावजूद पर्याप्त परिश्रम और योग्यता के प्राप्तियां कम ही होती हैं। तरक्की या लाभ वृद्ध रहते हैं। अतः जिस स्तर का व्यक्ति होता है उस स्तर की उन्नति नहीं कर पाता। मस्तिष्क रेखा के पास गहरी हथेली सिर या दिमाग या नेत्र संबंधी रोग, विकार व दर्द देती है और माता के साथ दूरी या वियोग या अनबन कराती है। ऐसे लोगों को माइग्रेन, चक्कर, सिर दर्द, रतौंधी आदि प्रायः मिलते हैं। हथेली हृदय रेखा के पास गहरी हो तो बंधु बांधवों से कलह और प्रेम में असफलता या निराशा का कारण बनाती है। व्यक्ति शोक या मानसिक आघात या सदमा सहन करता है या हृदय रोगी होता है। यदि गहराई मंगल क्षेत्र पर ज्यादा मिले तो व्यक्ति आत्मविश्वास से हीन होता है। वह चुनौती, संघर्ष, युद्ध व विपरीत स्थितियों से बचता है। एकाकी प्रवृत्ति का और कलपते रहने वाला होता है,
क्योंकि उसमें सम्मुख विरोध का साहस नहीं होता। हथेली को दबा हुआ या एकदम सपाट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधान पर्वों का दबा होना अशुभ वनिष्ठ फल देता है, परंतु आवश्यकता से अधिक उन्नत या उती हुई इमेली भी शुभ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति में अहंकार और गर्व या दंभ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। गहराई की ही भांति उठान का फल भी अलग अलग क्षेत्रों या रेखाओं के पास होने से परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में नॉर्म, सम से कम होना या अधिक होना दोनों हो असंतुलित स्थितियां हैं, अतः दोनों ही विकार कारक होती हैं। उदाहरण के लिए, शुक्र और चंद्र क्षेत्र के पास हथेली में उठान हो तो व्यक्ति विशेषकामी और सुंदरता के पीछे भागने वाला होता है। स्त्रियों को संगति पसंद करता है। उसके जीवन में सेक्स की प्रधानता रहती है। व्यक्ति कामविषयक चर्चा में अधिक रुचि लेता है। यह उन मंगल क्षेत्र पर हो तो युद्ध विषयक चर्चा या साहित्य में रुचि बढ़ती है, जबकि बुध क्षेत्र पर हो तो धन विषयक चर्चा में रुचि लेगा, धन को विशेष महत्व देगा। गुरु पर्वत की ओर उठान हो तो धर्म और ज्ञान विषयक चर्चाओं में तथा इन क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी, किंतु अहंकार भी बढ़ जाएगा। सारांश यह है कि जिस क्षेत्र पर उन आवश्यकता से अधिक होगा, उस क्षेत्र से संबंधित गुरुषों की वृद्धि में तो सहायता नहीं मिलेगी, परंतु उस क्षेत्र या विषय में दिखावा या प्रदर्शन बढ़ाकर कहना, अहंकार पूर्ण रुचि अवश्य ही बढ़ी हुई प्राप्त होगी। हथेली के भाग विस्तृत अध्ययन के लिए और व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है, इसके निश्चय में सहायता के लिए हथेली के भी 3 भाग ऊपरी, मध्य और निचला किए जा सकते हैं, जिनको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंधित समझना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण हल्का होने से सदैव ऊंचा और तमोगुण भारी होने से सदा नीचा होता है। रजोगुण अस्थिर व चंचल होने से मध्य की स्थिति है। उंगलियों के जोड़ों से हृदय रेखा तक का भाग ऊपरी भाग समझें। इस भाग में बुध, सूर्य, शनि, गुरु पर्वत रहते हैं। अंगूठे और हथेली के जोड़ से मंगल पर्वत या मस्तिष्क रेखा के उद्गम तक का भाग मध्य भाग समझें। इसमें मंगल, इंद्र या यम, प्रजापति क्षेत्र मुख्य रूप से आ जाते हैं। शेष निसके ऊपर तक निचला भाग समझे। इस हिस्से में शुक्र के रूप से आते हैं। हथेली का यह भाग अन्यों की अपेक्षा भारी होता है। हथेली का विस्तार वर्गाकार हाथों में या सात्विक हाथों में उंगलियों व हथेली की लंबाई प्राय समान होती है। इन हाथों में हथेली के तीनों भागों की चौड़ाई या विस्तार भी समान ही होता है। तमोगुणी या कर्मठ हाथों में हाथ नीचे से भारी होता है। उंगलियां प्रायः छोटी व मोटी होती हैं। ऐसी हथेलियों में निचला या तमोगुणी भाग अधिक चौड़ा और प्रायः भारी भी मिलता है, जबकि मिश्रित व अन्य प्रकारों में या रजोगुण की अधिकता में हथेली के ऊपरी हिस्से अधिक विस्तृत या चौड़े देखे जा सकते हैं। हथेली के भागों का पूर्ण फल बिना ग्रहों के पर्वतों के अध्ययन के नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार तीनों गुणों और 5 महाभूतों या तत्वों का अपना पृथक पृथक स्वतंत्र प्रभाव होते हुए भी संयुक्त रूप से ही फल विचारा जाता है, क्योंकि गुण या तत्व प्रकृति में सदैव मिश्रित रूप से ही मिलते हैं। पृथ्वी की सतह समाप्त होते हो आकाश आरंभ हो जाता है। पृथ्वी के भीतर भी जहां कहीं शून्यता या रिक्तता हो, वहां आकाश रहता है, और आकाश में भी जहां ठोस या पिंड, ग्रह आदि आ जाएं, पृथ्वी तत्व आ जाता है। अग्नि, जल और वायु तत्व पृथ्वी व आकाश दोनों ही तत्वों के साथ पाए जाते हैं। इनका संयोजन हो सृष्टि है। इसी प्रकार उंगलियों, पोरुओं, नाखूनों, अंगूठों, हथेली और उसके भागों का, पूरे हाथ की बनावट का अपना स्वतंत्र पृथक पृथक फल होते हुए भी बिना पर्वतों या क्षेत्रों, रेखाओं, चिह्न आदि को देखे जाने फल को संपूर्णता व निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। अतः आगे ग्रह पर्वतों का फल पढ़ने के बाद ही हथेली के फलों का तारतम्य बैठाएं। करपृष्ठ की स्थिति। हमने करपृष्ठ, हथेली के व हाथ के पिछले हिस्से के बालों की चर्चा उंगलियों के पोरों के पिछले हिस्से के बालों के साथ ही बालों के प्रसंग में कर दी है, किंतु यहाँ हथेली के प्रसंग में भी हथेली के पिछले हिस्से या करपृष्ठ की चर्चा की जाए तो प्रसंग पूर्ण नहीं होगा। अतः इस अध्याय के अंत में हम करपृष्ठ की स्थिति की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि करपृष्ठ मांसल, सुगठित या भरा हुआ व हड्डियों को छिपाकर रखने वाला हो तो यह उत्तम स्वास्थ्य का द्योतक है। यदि ऐसे हाथ में कलाई और कलाई की हाथ से जोड़ की हड्डी, गट्टे की हड्डी भी मांसल, चौड़ी व ढकी हुई हो तो पौरुष एवं बल की स्थिति भी उत्तम होती है। ऐसे करपृष्ठ पर नसों का बिल्कुल लुप्त रहना और हथेली, उंगलियों आदि का मुलायम होना परिश्रमहीनता व निकम्मेपन का द्योतक है।
अतः करपृष्ठ पर कम से कम प्रमुख नसों को सर्वथा लुप्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा मेद की अधिकता व आरामतलबी बाद में स्वस्थ व्यक्ति की भी सेहत बिगाड़ देती है। यदि करपृष्ठ शुष्क या सूखा हुआ, मांसरहित, हड्डियों और नसों को प्रकट रूप से दर्शाता हुआ हो, तो यह शारीरिक कमजोरी, दुबलेपन और निर्बलता का सूचक है। यदि हथेली के रंग व नाखूनों के गुलाबीपन का अभाव भी हो, तो रोग सूचक है। यदि ऐसे करपृष्ठ में कलाइयां पतली व सूखी हों और गट्टे की गांठ या हड्डी स्पष्ट उभरी नजर आए, तो निर्बलता के साथ साथ पौरुष में भी कमी दिखाता है। इसके विपरीत करपृष्ठ व कलाई या गट्टा सामान्य स्थिति में हो और एकदम मुलायम न हो, परंतु नसें उभरी हुई हों, तो यह व्यक्ति के परिश्रमी होने का द्योतक है। हाथ पांव की नसों का बहुत उभरा होना प्रायः रक्तचाप का रोग भी दे देता है।